दक्ष ने जयकांत की बहन यक्षिणी की हत्या कर दी थी और अब उसकी लड़ाई सीधे जयकांत से थी। वहीं घायल अमर पिशाचों ने दक्ष के डर से खुद को अदृश्य कर रखा था। इधर जयकांत ने लंबी सांसें ली और कहा, हमें लड़ना है, लेकिन अभी नहीं। मेरा अनुमान है कि कुछ ही समय बाद सुंदरवन में सबसे बड़ा खजाना निकलने वाला है। ऐसे में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे खिलाफ लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। दक्ष और जयकांत की क्षमता उच्च स्तरीय थी। यदि दोनों के बीच मुकाबला होता तो परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन भारी मात्रा में ऊर्जा का क्षय निर्धारित था। जयकांत ने दक्ष की क्षमता का अनुमान लगाया और मन ही मन सोचा, दक्ष की क्षमता इतनी है कि वो मुझे ना तो हरा सकता है और ना ही मुझसे हार सकता है। ऐसे में यदि दोनों के बीच युद्ध होता है तो तीसरे को इसका लाभ मिलेगा। अपने भाई और बहन की हत्या होने के बाद भी जयकांत काफी गंभीर था। इससे साफ पता चलता था कि वो बौद्धिक रूप से काफी परिपक्व था। उसने इस परिस्थिति में भी तार्किक तरीके से सोचा। फिर जयकांत ने हवा में छलांग लगाई और अगले ही पल वो पहाड़ी के दूसरे हिस्से में चला गया, जहां उसने अदृश्य रूप से छिपे हुए अमर पिशाचों के साथ मुलाकात की। एक अमर पिशाच ने जयकांत से पूछा, आपकी क्षमता उच्च स्तरीय है, फिर भी आपने दक्ष पर हमला क्यों नहीं किया? यदि आपने दक्ष पर हमला किया होता तो मैं भी आपकी मदद करता। दूसरे योद्धा ने कहा, दक्ष केवल हमारा दुश्मन नहीं है, उसने अमर पिशाच समुदाय को खत्म करने का संकल्प ले रखा है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट सोमगुप्त के पुत्र दक्ष ने ही एक बार फिर जन्म लिया है। यदि ये बात सत्य है तो अपने पिता के गुणों के अनुरूप वो अमर पिशाचों को भारी क्षति पहुंचाने वाला है। अमर पिशाच समुदाय के सभी योद्धाओं ने अपने सामने में राजकुमार और राजकुमारी की हत्या होते हुए देखा था। स्वाभाविक तौर पर उनके मन में दक्ष के प्रति नफरत भरी ही थी। जयकांत ने लंबी सांसें ली और कहा, क्या तुम लोगों को यह लगता है कि मैं दक्ष की हत्या नहीं करना चाहता हूं? लेकिन उसे सुंदरवन में मारना बेहद मुश्किल है। उसके पास स्पेस स्टोर की शक्ति है, वो आसानी से अपनी रक्षा कर सकता है। तो क्या उसे सुंदरवन से ऐसे ही जाने दें? श्याम सुंदर ने गंभीर लहजे में कहा। जयकांत ने कहा, नहीं, अपने अंदर के गुस्से को नफरत में बदलो और अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करो। वैसे मैंने पहले ही उसके खिलाफ लड़ाई कर ली है। जयकांत की बातें सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जयकांत ने दक्ष के खिलाफ कब लड़ाई की है। जयकांत ने लंबी सांसें छोड़ी और कहा, इससे पहले जब बड़े राजकुमार ने दक्ष पर हमला करने के लिए तीर चलाया था तो उस तीर को मैंने दूसरी दिशा में मोड़कर अपनी ओर से दूसरा तीर चला दिया था। मैं दक्ष के सामने आए बिना ही उसकी हत्या करना चाहता था, लेकिन वो बच गया। यहां तक कि तीर से घायल होने के बाद उसने अपनी क्षमता को कई गुना बेहतर कर लिया। दक्ष बेहद मजबूत और प्रभावशाली योद्धा है। जयकांत की बातें सुनकर सभी अमर पिशाच हाँफने लगे। जयकांत के तीर धनुष को मायावी शक्तियों से संपन्न माना जाता था, जिसका वार ब्रह्मांड मंडल के योद्धा भी सहन नहीं कर सकते थे। जयकांत ने कहा, मैंने दक्ष की क्षमता का अनुमान लगाया है। यदि मैं उस पर 300 हमले करता हूं तो भी उसे नहीं हरा पाऊंगा, वो भी उस स्थिति में जबकि वो स्पेस स्टोर की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है। तो सभी अमर पिशाचों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। श्याम सुंदर ने कहा, दक्ष पहले से ही बहुत मजबूत है। यदि उसकी क्षमता बेहतर होती रही तो वो अगला चंद्रा स्वामी बन जाएगा। एक योद्धा ने कहा, वह भी 9वें स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल का योद्धा है। वो इतना परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक लंबी और भयानक लड़ाई का अनुभव किया है। निश्चित रूप से उसकी क्षमता पहले की तुलना में काफी बेहतर हो जाएगी और इस युद्ध के बाद वो अपनी खामियों पर काम भी करेगा, जिससे उसके साथ मुकाबला करना हमारे वश के बाहर की बात होगी। उसकी हत्या करने का ये सबसे बेहतर मौका है। राजकुमार ने कहा, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मेरे अनुमान के मुताबिक दक्ष पहले ही 4 युद्ध मंडल के चरम स्तर तक पहुंच चुका है और उसकी युद्ध तकनीक काफी शानदार है। आपके अनुमान के विपरीत उसकी क्षमता काफी शानदार है।
दक्ष की उपलब्धियां सुनकर सभी अमर पिशाचों की आंखें हैरानी से फैल गई। जिन योद्धाओं ने उम्मीद लगा रखी थी कि जयकांत के आने के बाद दक्ष की हत्या कर दी जाएगी, उन सभी का चेहरा उतर गया। क्या दक्ष से निपटने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? एक अमर पिशाच ने निराश लहजे में कहा। जयकांत ने कहा, पिछले दिनों एक योद्धा से मेरा सामना हुआ। उसके खिलाफ मैंने 2 दिन और 3 रात तक युद्ध किया। वो दक्ष से भी ज्यादा युद्ध क्षमता का ज्ञानी है, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता दक्ष से कम है। उससे मुकाबला करना मेरे लिए काफी कठिन था। तो हमारा एक और मजबूत दुश्मन है। अमर पिशाच योद्धा की आवाज में निराशा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। मजबूत दुश्मन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो दक्ष से भी नफरत करता है और वो दोनों भी दुश्मन हैं। ऐसे में यदि दोनों की भिड़ंत होती है तो दक्ष की मौत संभावित है। जयकांत की आवाज में संतोष का भाव झलक रहा था। हालांकि उसने उस योद्धा का नाम नहीं बताया था। दूसरी तरफ दक्ष भी उस योद्धा के बारे में सोच रहा था कि इतना शक्तिशाली मानव योद्धा कौन है जिसने अकेले 3 रात और 2 दिन की लड़ाई लड़ी, वो भी अर्ध ब्रह्मांड मंडल के बाहरी रैंकिंग के नंबर 1 योद्धा से। रवीना दक्ष के पीछे खड़ी थी। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अमर पिशाच समुदाय का जयकांत और अन्य योद्धा अपने कदम पीछे खींचने वाले हैं। मेरा अनुमान है कि वो पलटवार अवश्य करेंगे। रवीना के अलावा गुलजीत, साधिका, काला बिल्ला, सुखिया, अमर प्रथम और द्वितीय के अलावा मोक्षनी भी दक्ष के पीछे पंक्तिबद्ध खड़ी थी। दिव्य गोली को अवशोषित करने की वजह से पहले के मुकाबले उनकी शारीरिक शक्ति काफी मजबूत हो चुकी थी और उनका समूचा शरीर चमक रहा था। उन सभी के मन में युद्ध की आकांक्षा छिपी हुई थी। वो जयकांत के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते थे। तभी सुखिया अपने कंधे पर छड़ी रखकर चिल्लाया, मैं अमर पिशाच समुदाय के राजकुमारों और योद्धाओं से मुकाबला करना चाहता था। दुख की बात यह है कि वो सभी भाग चुके हैं। ये वाकई निराशाजनक है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी भाग्यशाली हो। खामखा मुसीबत को आमंत्रण दे रहे हो। जयकांत की क्षमता को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि पवित्र समुदाय का कोई भी योद्धा उससे मुकाबला करता है तो वो मारा जाएगा। उसकी क्षमता उच्च स्तरीय है। मैं भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता हूं। सुखिया ने कहा, आप नहीं चाहते हैं कि हम सभी उग्र हों, इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। क्योंकि वो यदि शक्तिशाली होता तो आपसे मुकाबला करता। वो भाग चुका है, इसका सीधा मतलब है कि वो एक कमजोर योद्धा है। काले बिल्ले ने कहा, गुरु, जयकांत को भले ही आप हरा ना सको, लेकिन आप लंबे समय तक उससे युद्ध करने में सक्षम हो। इसके अलावा अमर प्रथम और अमर द्वितीय दोनों मिलकर उससे मुकाबला कर सकते हैं। दक्ष ने काले बिल्ले को देखा और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं काफी दिनों से युद्ध के मैदान में हूं। यदि वो इस समय मुझ पर हमला करता तो मेरी पराजय निश्चित थी। दक्ष की बातें सुनकर उसके साथियों ने लंबी सांसें ली और मन ही मन कहा, चलो जान बची। दक्ष ने कहा, जयकांत का जन्म 6 पंखों के साथ हुआ है। उसके पास कई तरह की युद्ध अस्त्र हैं। ऐसा लगता है कि बसौना अमर पिशाच ने पुनर्जन्म लिया है। मैं चाहूंगा कि अमर प्रथम और अमर द्वितीय तेजी से अपनी क्षमता को बेहतर करें ताकि उसे हराने के लिए हम सक्षम हो सकें। यह सुनकर सुखिया के माथे पर पसीना आ गया। बसौना एक शक्तिशाली योद्धा था। उसे हराना किसी भी योद्धा के लिए चुनौती से कम नहीं था। रवीना ने पूछा, यदि वो इतना शक्तिशाली है तो फिर उसने भागने का विकल्प क्यों चुना? दक्ष ने कुछ देर तक उस सवाल पर विचार किया और कहा, हो सकता है कुछ आंतरिक और बाह्य वजह हो। जयकांत और मेरी अपनी अपनी चिंताएं और उद्देश्य हैं। यदि दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते तो उसे भी भारी क्षति पहुंचती और मुझे भी। शायद इसीलिए उसने युद्ध को टालना ज्यादा बेहतर समझा। गुलजीत ने कहा, दक्ष, तुम्हारी क्या चिंता है? दक्ष जवाब देता उससे पहले ही गुलजीत ने एक बार फिर सवाल पूछ लिया, क्या तुम अमरलता को लेकर चिंतित हो? दक्ष ने कहा, नहीं, वो नहीं। फिर मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसका मस्तक काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगी। गुलजीत ने कहा तो दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस समय गहरी चिंता में डूबा हुआ था।
दक्ष के माथे पर पसीना था। वो गंभीर लहजे में सोचने लगा, क्या सम्राट अरविंद एक बार फिर वापस आ गया है? दक्ष भयभीत महसूस कर रहा था, क्योंकि अरविंद ही एक ऐसा योद्धा था जिसे दक्ष की तरह मजबूत होना चाहिए था। वास्तव में दक्ष ने ट्रेनर केदारनाथ को अपने वास्तविक शरीर के साथ मीरगंज में ही छोड़ दिया था। उसके साथ रिया भी थी। यदि सम्राट अरविंद ने उनके शरीर का इस्तेमाल कर अपना दूसरा जीवन शुरू कर दिया होगा, तो फिर दक्ष के लिए यह नई आफत को जन्म देने वाली स्थिति बनने वाली थी, और उसके पास दक्ष से नफरत करने की भी एक मजबूत वजह थी, क्योंकि ट्रेनर केदारनाथ के शरीर के साथ सम्राट अरविंद तभी अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता था जब दक्ष की मौत हो जाए। हालांकि दक्ष ने अपनी इस चिंता को किसी से भी साझा नहीं किया। गुलजीत ने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने बातें टाल दी, क्योंकि सम्राट अरविंद से कोई परिचित नहीं था। दक्ष अपने साथियों को ना तो किसी चिंता में उलझाना चाहता था और ना ही उन्हें नई मुसीबत के बारे में सोचने पर मजबूर करना चाहता था। काले बिल्ले ने दक्ष से पूछा, गुरु, सुंदरवन में मौजूद अमर पिशाचों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? काले बिल्ले ने कई अमर पिशाचों को घायल कर उनके शरीर के अंदर अपनी जादुई शक्ति इंजेक्ट कर दी। परिणाम स्वरूप वो सभी काले बिल्ले के द्वारा नियंत्रित किए जा सकते थे। काले बिल्ले ने श्याम सुंदर को भी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसीलिए उसने अपनी आध्यात्मिक संकेतों का इस्तेमाल कर श्याम सुंदर को अपने पास बुला लिया। श्याम सुंदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहाड़ी के दूसरे हिस्से से एक बार फिर दक्ष के करीब कैसे आ गया। उसकी मानसिक स्थिति को कौन नियंत्रित कर रहा है? जब तक उसकी समझ में कुछ आता, वो दक्ष के सामने खड़ा था। रवीना ने श्याम सुंदर से कहा, अपने स्वामी के सामने घुटने टेक दो। श्याम सुंदर हैरान था। उसने कहा, कौन स्वामी? श्याम सुंदर ब्रह्मांड मंडल में पहुंचने की स्थिति में था, इसीलिए किसी अर्ध ब्रह्मांड मंडल योद्धा के सामने घुटने टेकने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। रवीना ने अपनी तलवार निकाली और श्याम सुंदर के पैरों पर हमला कर दिया। श्याम सुंदर के पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, उनसे खून निकलने लगा। वो हैरानी भरे लहजे से सभी को देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़े हैं वो पवित्र समुदाय के अधिपति हैं। तुम उनके सामने घुटने टेकते हो या नहीं? यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रवीना ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख दी और श्याम सुंदर के माथे पर जोरदार मुक्का मारा। यह इतना शक्तिशाली हमला था कि श्याम सुंदर को घुटने टेकने पर विवश होना पड़ा। क्या? पवित्र समुदाय? ये क्या है? मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। श्याम सुंदर के होंठ कांप रहे थे। उसने अपने हाथों के सहारे जमीन से उठने की कोशिश की। हालांकि अब तक वो इस बात को समझ चुका था कि उसकी शारीरिक शक्तियों को किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अब क्या श्याम सुंदर खुद को पवित्र समुदाय से बचा पाएगा?